आज हम आप लोगों को प्रतिरोधों का संयोजन समझाएंगे, अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे ही प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। मतलब बहुत से प्रयोगात्मक कार्यों के लिए दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है अथवा जोड़ा जाता है, उसे ही प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। तो प्रतिरोधों को संयोजित करने की दो प्रमुख विधियां हैं। पहली श्रेणी क्रम में संयोजन अथवा अंग्रेजी में इसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और दूसरी समांतर क्रम में संयोजन, अंग्रेजी में इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। पहले श्रेणी क्रम में संयोजन को समझ लेते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। अर्थात इस विधि में जोड़े जाने वाले प्रतिरोधों को उनके सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ते हैं। एक का सिरा दूसरे से, इस तरह से सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। बता दें कि इस तरह के संयोजन के सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा बहती है। यानी जो सभी प्रतिरोध होते हैं श्रेणी क्रम में, उनमें एक ही धारा बहती है। चित्र में देखिए, ए बी और बी सी तथा सी डी प्रतिरोध तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यानी तीन प्रतिरोध तार हैं, ए बी सी और सी डी। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः, इनके प्रतिरोध क्या हैं, R1, R2 और R3 हैं। इनके सिरों पर विभवांतर V है। मतलब संयोग के सिरों पर बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर V है, तो इसलिए इनके सिरों पर विभवांतर क्या होगा, V होगा। चलिए अब श्रेणी क्रम में जुड़े इन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। माना इन तीनों प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है। यह मान लेते हैं कि इन तीनों प्रतिरोधों में धारा I प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। तो ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध R1 के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर IR1। फिर प्रतिरोध R2 के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर IR2। ऐसे ही प्रतिरोध R3 के सिरों पर विभवांतर V3 बराबर IR3। अब कुल मिलाकर कुल विभवांतर कितना होगा, V। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ये हम निकालेंगे तो कुल विभवांतर निकल आएगा। इसमें हम V1, V2 और V3 का मान रख देते हैं। तो मान रखने पर V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्योंकि V1 का मान IR1 था, V2 का मान IR2 था और V3 का मान IR3 था, तो हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पर इनके मान रख दिए। अब इसमें I को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि I तीनों में है इसलिए I को कॉमन ले लिया जाए। तो V बराबर I और ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि संयोग का तुल्य प्रतिरोध R हो तो, अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो तुल्य प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जिसे यदि जुड़े हुए प्रतिरोधों के स्थान पर लगा दें तो विद्युत धारा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब तुल्य प्रतिरोध ऐसा प्रतिरोध होता है जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, अगर उनके स्थान पर लगा दिया जाए तो विद्युत धारा के परिपथ पर कोई भी, यानी परिपथ की धारा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब यदि तुल्य प्रतिरोध R को जुड़े हुए प्रतिरोधों R1, R2 और R3 की जगह पर लगाया जाएगा तो धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम समीकरण 1 में R1, R2 और R3 की जगह पर R लिख सकते हैं। तो V बराबर
आई आर, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो देखिए समीकरण 2 में v बराबर आई आर है। अब यह मान समीकरण 1 में v के स्थान पर रख देते हैं, तो आई आर बराबर आई और ब्रैकेट में होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा मान रखने पर। यानी v बराबर आई आर था तो v का मान आई आर हुआ, आई आर हमने v के जगह पर रख दिया तो ये आया। अब देखिए i दोनों तरफ है, यानी इसीलिए ये कट जाएगा तो बचेगा आई कट गया तो बचेगा r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यह हुआ श्रेणी क्रम का नियम। बता दें कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा बहती है, अभी मैंने पहले बताया था। अतः यदि एक प्रतिरोध टूट जाए तो सभी प्रतिरोधों में धारा का बहना रुक जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम के सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा बहती है। अब अगर एक प्रतिरोध टूट जाता है तो सभी प्रतिरोधों में धारा का बहना रुक जाएगा, तो श्रेणी क्रम में विभिन्न प्रतिरोधों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। जो अलग अलग प्रतिरोध होते हैं उनके बीच में जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। चलिए अब जानते हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। तो समांतर क्रम वाली विधि में जोड़े जाने वाले सभी प्रतिरोधों के एक ओर के सिरों को एक बिंदु पर, यानी एक ओर के सभी प्रतिरोधों के सिरों को एक बिंदु पर और दूसरी ओर के सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2, R3 को निश्चित बिंदुओं A और B के बीच में जोड़ा गया है और इन दोनों बिंदुओं के बीच में सेल जोड़ दिया गया है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर V एक समान होता है। चित्र के अनुसार बिंदु A और बिंदु B के बीच तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं और बैटरी या सेल द्वारा दी गई विद्युत धारा I है। अब देखिए बिंदु A पर धारा तीन भागों में बटी है। जो बिंदु A है इसमें धारा तीन भागों में बटी है। माना प्रतिरोधों R1, R2 और R3 में क्रमशः I1, I2 और I3 धारा बहती है और सिरों के बीच विभवांतर V है, तो प्रतिरोध R1 में धारा I1 बराबर V अपान R1 ये धारा हो जाएगी और फिर प्रतिरोध R2 में धारा I2 बराबर V अपान R2 ये प्रतिरोध R2 में हो जाएगा और फिर प्रतिरोध R3 में धारा I3 बराबर V अपान R3 हो जाएगा। तो R1 में धारा I1 बराबर V अपान R1, प्रतिरोध R2 में धारा I2 बराबर V अपान R2 और प्रतिरोध R3 में धारा I3 बराबर V अपान R3। तो बैटरी से प्राप्त कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर बैटरी से प्राप्त कुल धारा को देखा जाए तो कितना होगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 में I1, I2 और I3 के मान अब लिख देते हैं। तो I1 का मान V अपान R1 है, I2 का मान V अपान R2 है और I3 का मान V अपान R3 है। तो इसमें मान रखने पर क्या होगा, I बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब V को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि तीनों में V है तो V कॉमन आ जाएगा। तो I बराबर V और ब्रैकेट के अंदर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये ब्रैकेट के अंदर 1 अपान R1, 1 अपान R2 और 1 अपान R3 हो जाएगा। अब V को बराबर के इस तरफ ले आते हैं, जो बराबर है इसके इस तरफ V को ले आते हैं तो I अपान V हो जाएगा। I अपान V बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि
संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, मतलब संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध है वो R है तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 के इस मान को, किस मान को, यानी V बराबर IR को समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर यानी कि V के जगह पर IR लिख देते हैं। तो I अपान IR इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब देखिए I ऊपर है और I नीचे है, I कट जाएगा तो 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये हो गया समांतर क्रम का संयोजन। अतः समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है उसका जो व्युत्क्रम है जोड़े गए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसीलिए लिखा गया है कि 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो समांतर क्रम में जुड़े विभिन्न प्रतिरोधों में भिन्न भिन्न धाराएं बहती हैं। जो समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं उसमें अलग अलग धाराएं बहती हैं। जो प्रतिरोध जितना बड़ा होता है, यानी जो प्रतिरोध जितना बड़ा है उसमें धारा उतनी ही कम बहती है। प्रतिरोध बड़ा तो धारा कम बहेगी, और यदि कोई प्रतिरोध टूट जाता है तो शेष प्रतिरोधों में धारा बहती रहती है। अब जो समांतर क्रम में है, अगर कोई एक प्रतिरोध टूट गया तब भी धारा बहती रहती है, जबकि श्रेणी क्रम में बहना बंद हो जाती थी। तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। यानी समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनके प्रत्येक प्रतिरोध के बीच में जो विभवांतर होता है वो समान होता है।